अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है 2022 बैच के लिए। इसी में हमारे सारे जो हम लोग 2020 बैच के स्टूडेंट हैं, तो हमें अपना सिनॉप्सिस का प्रेजेंटेशन देना है। टॉपिक जो मेरे स्टडी का है वो है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एहतबास गैर तबई इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। माई सेल्फ शगुफ्ता परवीन, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ माहियातुल अमराज, GTCH. And my guide is Professor Tawheed Kibriya, Principal cum HOD, Department of Mahiyatul Amraz. And my co-guides are Dr. Muhammad Shameem Akhtar, Department of Mahiyatul Amraz. And the second co-guide is Dr. Muhammad Shafat Kareem, Department of TST, GTCH. Here is content that I have mentioned in my synopsis. That is need of study, literature review, objective of the study, materials and methods, study designs, method of collection of data, and the references. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मैकेनिज्म होता है, और ये बहुत जल्दी जो है इन्फेक्शन, बीमारियों, ये सबसे बहुत जल्दी ये प्रभावित होता है। तो हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसका अगर हम लोग ध्यान रखें तो उन बीमारियों से बच सकते हैं, या फिर डिजीज होने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, उन्हें कम किया जा सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असबाब सित्ता ज़रूरिया का, जिसे हम लोग 6 एसेंशियल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ के लिए। असबाब सित्ता ज़रूरिया की बात करें तो इसमें हवा आता है, दैट इज एयर, माकूल व मशरूब, दैट इज फूड एंड ड्रिंक, हरकत व सुकून बदनी, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, हरकत व सुकून नफसानी, दैट इज मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट, नौम व यक़ज़ा, दैट इज स्लीप एंड अवेकफुलनेस, एंड इहतबास व इस्तफ़राग़, दैट इज रिटेंशन एंड इवैक्यूएशन। Hence my topic is related with 6th essential factor, that is एहतबास व इस्तफ़राग़। एहतबास को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों का हमारे बदन में रुकना ज़रूरी है, उन चीज़ों का अगर एहतबास हो रहा है, वो चीज़ें बदन में रुक रही हैं, तो वो एक नॉर्मल एहतबास है, यानी तबई एहतबास है। और जिन चीज़ों का, यानी वैसे मैटर्स जो हमारे बॉडी के लिए फुजलात में आते हैं, यानी जिनसे हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता, तो ऐसी चीज़ों का बदन से इखराज हो जाता है, जिसे हम लोग इस्तफ़राग़ के नाम से जानते हैं। तो इहतबास और इस्तफ़राग़ दोनों का बैलेंस होना हमारी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितनी भी ग़ज़ा हम लोग लेते हैं, तो हमारी बॉडी में सब की सब जो है हमारे बदन का पार्ट नहीं बनते, यानी कह सकते हैं उसे कि वो जुज़े बदन नहीं बनते। कुछ फुजलात उसमें रह जाते हैं जो कि वेस्ट मैटर है, जिनका हमारे बदन से निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये अगर हमारे बदन में रह जाते हैं तो ये हमारे बदन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और इन फुजलात का हमारे बदन से नेचुरल ऑरिफिसेस के जरिए इनका इस्तफ़राग़ होना ज़रूरी होता है। बात करते हैं मैं अपने टॉपिक की, यानी गैर तबई एहतबास। तो वो मादा, यानी वो मैटर्स जिनका हमारे बदन में रहना ज़रूरी है, तो उनका अगर वो बदन में रुक रहा है तो उसे हम लोग तबई एहतबास कहते हैं। लेकिन वो चीज़ें जिनका हमारे बदन से निकलना ज़रूरी है, जिनका इस्तफ़राग़ ज़रूरी है, अगर वो चीज़ें हमारे बदन में गैर तबई तौर पर रुक जा रही हैं, तो उसे हम लोग गैर तबई एहतबास कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स बॉडी पे पड़ते हैं और डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग जो नॉर्मल यूजुअल इस्तफ़राग़ की, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं। दैट इज इस्तफ़राग़ ऑफ हैज़, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड, इस्तफ़राग़ ऑफ निफास, जिसे हम लोग लोचिया के नाम से भी जानते हैं, इस्तफ़राग़ ऑफ मशीमा, यानी प्लेसेंटा। ये चीज़ों का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो है यूजुअल इस्तफ़राग़ होता है, यानी ये हमारे बदन से इनका इखराज होता है। लेकिन अगर ये किसी वजह से हमारे बदन में रुक जा रही है, तो उसकी वजह से जो है अगर उनका गैर तबई एहतबास हो रहा है, तो वो उनकी वजह से डिजीज पैदा होती है। यूनानी क्लासिकल लिटरेचर की अगर बात करें तो गैर तबई एहतबास जो है देखने को मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको मैं आगे मेंशन कर रही हूँ। बात करती मैं अपनी स्टडी की,
तो मेरा स्टडी इसलिए भी यूजफुल और फ्रूटफुल है कि इसके जरिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैर तभी एहतबास की वजह से जो भी डिजीजेस होंगी उनको मैंने अपने स्टडी में शामिल किया है। बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू में। तो गैर तभी एहतबास से रिलेटेड क्या क्या लिटरेचर हमारे यूनानी क्लासिकल टेक्स्ट में मौजूद है। हमारे यूनानी स्कॉलर्स ने एहतबास को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एहतबास तबई एंड एहतबास तबई, यानी वो सारे मादा या फिर मैटर्स जो जनरली तौर पे बदन में जिनका रुकना जरूरी है एहतबास तबई में आते हैं, और जिन चीजों का बदन से इखराज जरूरी है लेकिन अगर वो रुक जा रही हैं, उनका एहतबास हो रहा है, उनका रिटेंशन हो रहा है अब नॉर्मल तरीके से, तो वो एहतबास गैर तबई में आते हैं। कुछ यूनानी फिजिशियन ने एहतबास को 2 और कैटेगरी में भी डिवाइड किया है, एहतबास जरूरी है और एहतबास गैर जरूरी है। एहतबास जरूरी है जैसा कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसमें असबाब सित्ता जरूरी आते हैं। अब बात करते हैं होने वाले डिजीज की। तो यूनानी क्लासिकल लिटरेचर में डिजीज को बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है अमराज मुफरदा और दूसरा है अमराज मुरक्कबा। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं हम लोग। अमराज मुफरदा इसके कॉन्टेक्स्ट में 3 चीजें आती हैं, जैसे अमराज सुए मिजाज, यानी मिजाज में अगर किसी तरह की कोई डिरेंजमेंट हो रही है तो उसकी वजह से जो डिजीजेस होंगी ये अमराज मुफरदा में आती है। दूसरा है अमराज तरकीब, यानी स्ट्रक्चरल डिजीजेस, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज जो भी हमारे बदन में होंगी वो अमराज तरकीब में शामिल होती है। अमराज तफर्रुक इत्तिसाल, इसे हम लोग लॉस ऑफ कंटिन्यूटी या फिर ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी कह सकते हैं। अमराज मुरक्कब, जब 2 या 2 से ज्यादा अमराज मुफरद किसी उजू में एक साथ जमा हो जाते हैं, जैसे अमराज सुए मिजाज, अमराज तरकीब, अमराज तफर्रुक इत्तिसाल, इन तीनों में से कम 2 चीजें भी अगर एक साथ एक उजू में एक वक्त में पैदा हो रही है तो उसकी वजह से जो डिजीज होंगे वो अमराज मुरक्कब की कैटेगरी में आते हैं। अमराज सुए मिजाज की वजह से जनरली जो डिजीजेस का जिक्र है यूनानी क्लासिकल लिटरेचर में, ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इसमें अमराज सुए मिजाज के अंदर जो है पुट्रीफैक्शन आ सकता है, सप्रेशन और एक्सेसिव एजिटेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ हरारत गरीजिया एंड डोमिनेशन ऑफ कोल्ड फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर कंसंट्रेशन ऑफ इनेट हीट। अमराज तरकीब की अगर बात करें तो इसके अंदर में सुद्दा, इस्तिरका और तशन्नुजी रतब आ सकते हैं। अमराज तफर्रुक इत्तिसाल की बात करें तो इससे रिलेटेड जो है जो वेसल्स जो डैमेज होते हैं या उससे जो कंटेंट का लॉस होता है तो उसका डिस्कस हम लोग अमराज तफर्रुक इत्तिसाल के अंदर करते हैं। अमराज मुरक्कब की बात करें तो अमराज मुरक्कब में जैसा कि मैंने कहा कि 2 से ज्यादा अगर अमराज मुफरद एक साथ जमा होंगे तो अमराज मुरक्कब की कैटेगरी बनती है। तो इसके अंदर अगर ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो फिर उसमें हर तरह के अवराम आ सकते हैं, बसूर आ सकते हैं और बहुत सारे डिजीज हैं। चूंकि मेरा स्टडी मेनली कंसंट्रेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, अगर नॉर्मल जनरल बॉडी की अगर बात करें तो बहुत सारे एहतबास हो सकते हैं, लेकिन मेरे सिनॉप्सिस का जो टॉपिक है वो बेसिकली फुल्ली कंसंट्रेटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, वल्वा इत्यादि आते हैं। तो इन ऑर्गन्स में गैर तबई एहतबास की वजह से जो भी डिसऑर्डर्स, डिरेंजमेंट और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो सारा मैं अपने सिनॉप्सिस में उसके बारे में जिक्र करूंगी। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की, एहतबास गैर तबई की इटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बेस्ड होता है 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, एक है इखलाक दैट इज ह्यूमर और दूसरा है मिजाज यानी टेम्परामेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं हमारे बॉडी में, दम यानी ब्लड, बलगम यानी फैलगम, सफरा दैट इज येलो बाइल एंड सौदा दैट इज ब्लैक बाइल। यूनानी स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हर इंसान का अपना एक खास ह्यूमरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और उसका एक खास मिजाज होता है, और जो मिजाज होता है हमारे बॉडी का वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और बेसिकली वो डिपेंड करता है डोमिनेंस ऑफ ह्यूमर्स। तो ह्यूमर्स का हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर इसमें किसी भी तरह की क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव यानी उसकी कैफियत या कैमियत में किसी भी तरह की अगर डिरेंजमेंट देखने को मिलती है तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती है। बात करते हैं गैर तबई एहतबास की पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें एहतबास गैर तबई के कॉन्टेक्स्ट में तो इसमें 4-5 चीजें डिस्कस करनी होती है,
जैसे इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कुवे दाफिया यानी एक्सपल्सिव फैकल्टी, कुवे मास्का, insensitivity of कुवे मुहारिका ऑफ बॉडी ऑर्गन, और मैटर इज अनडुअली थिक और विस्की, और देयर मे बी ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोनेस इन द ल्यूमेन। इन सब पॉइंट्स को मैंने अलग अलग डिस्कस किया है। बात करते हैं कुवे दाफिया की। कुवे दाफिया जो होता है वो बेसिकली इसका रोल होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मैटर, यानी जो हमारे बदन के फुजलात होते हैं इनका बदन से इखराज में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वैसे मैटर यानी वैसा मादा जिससे हमारे बदन को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, यानी कोई न्यूट्रिशन गेन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारे लिए फुजलात में आते हैं। तो इनके एलिमिनेशन के लिए कुवे दाफिया रिस्पॉन्सिबल होता है। कुवे दाफिया जो है इन फुजलात को जो हमारे तबई मुनाफिज है यानी नेचुरल ऑरिफिसेस है उनके जरिए जो है इनका इस्तफराक करता है। लेकिन अगर कुवे दाफिया में किसी तरह की वीकनेस आ गई हो तो उसकी वजह से जो फुजलात बदन होते हैं वो उनको एलिमिनेट नहीं कर पाता, बॉडी से उसका एक्सक्रीशन नहीं कर पाता, यानी कुवे दाफिया की कमजोरी की वजह से फुजलात बदन से बाहर इखराज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गैर तबई एहतबास होता है मादा का हमारे बॉडी में। बात करते हैं कुवे मास्का की। कुवे मास्का जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एहतबास ऑफ मैटर अंटिल इट इज प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड। कहने का मतलब है कि अगर जो फूड हम लोग ले रहे हैं या फिर जो मादा हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जिनका एब्जॉर्प्शन जरूरी है, तो कुवे मास्का क्या करती है कि उसे तब तक बॉडी में रोके रखती है जब तक कि उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन ना हो जाए, प्रॉपर्ली उसका एब्जॉर्प्शन ना हो जाए, तब तक वो उसे रोके रखती है। लेकिन अगर कुवे मास्का में किसी तरह बहुत ज्यादा वो एक्सेसिव स्ट्रांग हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मादा को रोके रखती है, तो उन मादों को भी ये रोक लेती है जिनका बदन से इखराज जरूरी है। तो उन मादों के रुकने की वजह से जो है गैर तबई एहतबास होता है। बात करते हैं कुवे मुहारिका की। कुवे मुहारिका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी की जो हरकत होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट बेहिस हो जाता है यानी इनसेंसिटिव हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑर्गन्स जो कि बेहिस हो चुके हैं वो उन फुजलात को दफा ही नहीं कर पाते, यानी मादा बॉडी में जमा रह जाता है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि उनका बदन से बाहर इखराज कर सके। तो चूंकि वो इस काबिल नहीं होती कि इखराज कर सके तो वहां पे मादा का गैर तबई तौर पर एहतबास होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट रीजन है गैर तबई एहतबास का वो होता है कि मादा का जो है बहुत ज्यादा गलीज हो जाना या फिर उसमें बहुत ज्यादा लजूजत का पाया जाना। गलीज और लजूजत का मतलब है या तो मादा बहुत ज्यादा थिक हो जाए या फिर उसमें लजूजत हो जाता है यानी विस्कस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो चीजों का बदन से बाहर निकलना चाहिए अब वो गलीज हो चुकी हैं, ज्यादा गलीज हो चुकी हैं, ज्यादा लजूजत है उनमें, तो क्या होता है उन मैटर्स का बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन उतना आसान नहीं हो पाता है। आसान नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वो बदन में रुकते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है गैर तबई एहतबास होता है। ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोनेस इन ल्यूमेन। ऐसा भी होता है कि जो हमारे बॉडी में जो ल्यूमेन होते हैं, कैनाल होते हैं, तो उसके जरिए जब मादा गुजरता है तो क्या होता है कि अगर वहां किसी तरह का नैरोनेस हो जाए यानी कि ल्यूमेन नैरो हो जाए या फिर वहां पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर जाता है, तो उससे क्या होता है कि या तो मादा वहां से पास नहीं कर रहा है, पार्शियली हिंड्रेंस हो गई है, वहां पे रुकावट है, कम पास कर रहा है, या फिर ऐसा होता है कि कंप्लीट रुक जाता है, तो उसकी वजह से भी गैर तबई एहतबास होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिजीज और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एहतबास गैर तबई की वजह से। तो इसमें मैंने मेनली 3 चीजों पे ज्यादा फोकस किया है। पहला है एहतबास तम्स, दूसरा है एहतबास नेफास और तीसरा है एहतबास मशीमा। और इसके अलावा भी इससे जो भी बीमारियां होती हैं या फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती है उन सबों को भी मैं अपने स्टडी में शामिल कर रही हूँ। बात करते हैं एहतबास तम्स की। एहतबास तम्स का एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है वो गैर तबई, इसमें जो है गैर तबई एहतबास होता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का। और अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का बदन में गैर तबई तौर से एहतबास होता है तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी डिजीज और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, और जिसमें इम्पॉर्टेंट है वर्मी रहम, इफ्तनाकुर रहम, बसूर रहम, नतूर रहम, बवासीर रहम
और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। और अगर नॉर्मल बॉडी पे इसके इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से एक्नी हो सकते हैं, बवासीर भी हो सकते हैं। एहतबास तम्स के अंदर जो होने वाली डिजीजेज है उसमें से एक वर्म रहम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रहम यूजुअली इफेक्ट होता है वर्म हार से या फिर वर्म सुलभ सौदावी से, या फिर कभी ऐसा भी देखा गया है कि वर्म बलगमी से भी रहम इफेक्ट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्म रहम जनरली जो है मोस्टली इफेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव एज वुमेन को। वर्म रहम की वजह से सिर्फ यूट्रस में ही प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि जो उसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सर्विक्स, इंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विस, पेरिटोनियम, ये सब जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है आसपास के, तो वो सारे भी इससे इफेक्टेड होते हैं। बवासीर रहम यानी यूटेराइन पॉलिप, तो गैर तभी ये एहतबास तम्स की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे या तो ज्यादा एहतबास तम्स है या फिर वहाँ पे यबूसत डेवलप कर गई, एक्सेस यबूसत है, तो इन दोनों की वजह से पॉलिप डेवलप करता है जो कि यूट्रस के इनसाइड या फिर इन द नेक ऑफ यूट्रस हो सकता है। नेक्स्ट है इख्तिनाकुर रहम यानी हिस्टेरिया। इख्तिनाकुर रहम का भी सबसे इम्पोर्टेंट काउज होता है गैर तबई तौर पर जो है हैज का रुक जाना, या फिर जो है इसका प्रोलॉन्ग्ड बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक ये रुक रहा है और इसका बहुत ज़्यादा एक्सेस स्टोरेज हो गया है रहम में, तो उसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा दिनों तक अगर हैज़ रुक रहा है तो उसकी वजह से नॉन टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और टॉक्सिसिटी और इन्फेक्शन की वजह से वहाँ गलीज बुखारात पैदा होते हैं, और ये गलीज बुखारात जो है ब्रेन और हट तक जाते हैं और इख्तिनाकुर रहम पैदा करते हैं। नेक्स्ट है नतूर रहम यानी यूटेराइन प्रोलैप्स। यूटेराइन प्रोलैप्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है गैर तबई एहतबास। गैर तबई एहतबास तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। साथ में क्या होता है बेसिकली जो बलगमी मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, जो यूट्रस का जो लिगामेंट होता है जिसे हम लोग रबतात रहम भी कहते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है बलगम का गैर तबई तौर पर एहतबास और नफूज होता है, जिसकी वजह से जो है नतूर रहम यानी यूटेराइन पॉलिप डेवलप करता है। बात करते हैं एहतबास निफास की यानी रिटेंशन ऑफ लोचिया। सबसे पहले मैं बता दूं कि निफास होता क्या है। तो 1 मंथ फॉलोइंग डिलीवरी यानी 4 to 6 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी एक नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड होता है फ्रॉम यूट्रस थ्रू वेजाइना, उसे हम लोग जो है निफास या फिर लोचिया के नाम से जानते हैं। और इस फ्लूइड में जो है ब्लड होते हैं, म्यूकस होते हैं, कुछ यूटेराइन टिश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये जो निफास का जो डिस्चार्ज होता है ये एक तरह का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये एक तरह का नॉर्मल इस्तफराग है जो बदन से होना चाहिए डिलीवरी के बाद। लेकिन अगर किसी वजह से गैर तबई एहतबास हो रहा है निफास का तो उसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाती हैं, जैसे उसकी वजह से अवरा में सुलभ यानी सख्त वर्म डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे उफूनत हो सकता है, क्रोनिक फीवर हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन एहतबास निफास की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है एहतबास मशीमा यानी प्लेसेंटल रिटेंशन। आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस और फीटस की प्लेसेंटा का जो है नॉर्मल यूजुअल इस्तफराग हो जाता है, प्लेसेंटा अपनी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है या फिर उसके कुछ पार्ट्स जो है यूट्रस के साथ अटैच रह गए हैं, तो क्या होता है उससे जो बहुत ज्यादा जो है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, और ये तरह की जो है इमरजेंसी कंडीशन होती है, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जैसे नज़फ बादुस विलादत, जैसे जिसे हम लोग पोस्टमार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं, या पुट्रीफैक्शन हो सकता है, और ये एक तरह की ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है कि फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है फीमेल के लिए। इसका मैं एक एक करके जिक्र कर रही हूँ, जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज जो कि एहतबास मशीमा की वजह से हो सकता है। अगर मशीमा बाहर नहीं निकला है पूरी तरह से, उसके कुछ पार्ट्स जो है यूट्राइन वाल के साथ जो है अटैच है, तो सीवियर ब्लीडिंग होती रहती है, और ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट है उफूनत। अगर मशीमा का कुछ हिस्सा रह जाता है यूट्रस के अंदर, पूरी तरह से उसका एक्सपल्शन नहीं होता है, तो उसकी वजह से वहाँ उफूनत डेवलप कर सकती है। उफूनत क्यों डेवलप करती है वहाँ पे,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमले उफूनत के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे मादा रतूबत होना चाहिए, यानी मॉइस्ट सब्सटेंस। दूसरा है कि वहाँ पे साइट ऑफ पुट्रीफैक्शन, ये भी इंक्लूड होता है इसमें। और वहाँ पे एडिक्वेट हरारत, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी ऐसी खास हरारत जिस पे जो है इन्फेक्शन जो है बहुत तेजी के साथ वहाँ डेवलप करता है। और तीसरा जो है इन्फेक्शियस एजेंट, इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो अगर प्लेसेंटा का इल्तबास हो रहा है, वो रुक रहा है, तो उसकी वजह से पुट्रीफैक्शन यानी उफूनत डेवलप कर सकती है, जो कि प्रोलॉन्ग डिजीज और कॉम्प्लिकेशन में बदल जाती है अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। अब बात करती हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो मेरे स्टडी का ये ऑब्जेक्टिव है तो जितने भी एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं तो बस गैर तबई की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उन सबों को एक्सप्लोर करना, उन सबों को कंपाइल करना, और उनके जितने भी एडवर्स इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस जो भी डेवलप होते हैं उसकी वजह से, उन सबों को स्टडी करना। मटेरियल एंड मेथड, लिटरेचर जो है वो क्लासिकल बुक से जो मैं कलेक्ट करूंगी, यूनानी मेडिसिन के वेरियस क्लासिकल बुक से, जो कि वेरियस यूनानी लाइब्रेरीज जो है वहाँ मौजूद है, या फिर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है वहाँ मौजूद है। स्टडी डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो रिसर्च है वो एक तरह का लिटरेरी रिसर्च है। उसमें भी ये एक ऑब्जर्वेशनल का पार्ट है, एंड ऑब्जर्वेशनल में भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। तो जैसे जैसे आप लोग RM सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये रिसर्च किस तरह की रिसर्च है, या फिर आप लोग जो टॉपिक चुनेंगे वो किस कैटेगरी में आता है रिसर्च की, वो सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे मालूम हो जाएंगी। तो मेरा जो स्टडी डिज़ाइन है वो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, जिसमें मुझे लिटरेचर रिव्यू करना है और गैर तबी इतबास की वजह से जो भी इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेशन डिजीजेज होती है उन्हें कंपाइल करना और उन्हें स्टडी करना। और जो मैं अपना डाटा कलेक्ट करूंगी वो वेरियस क्लासिकल यूनानी टेक्स्ट से, और साथ में जो है रिसर्च आर्टिकल्स जो भी हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं इतबास गैर तबी से रिलेटेड, उन सबका स्टडी करूंगी। साथ ही साथ जो है पैथोलॉजी या फिर मेडिसिन की जो टेक्स्ट बुक है उनसे हेल्प लेने की कोशिश करूंगी। और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जो लाइब्रेरीज है और उनसे मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स का कलेक्शन करूंगी। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं, जैसे सर्च इंजन, गूगल, रिसर्च गेट, पबमेड, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से मैं अपना डाटा कलेक्ट करूंगी। ये सब मेरे कुछ रेफरेंसेस हैं जिससे मैंने अपने स्टडी में जिससे मैंने कंटेंट लिया है। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी रिसर्च जहाँ तक कभी बड़ी है, जो मैं कलेक्ट कर पाई हूँ उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल आंसर हो पाएंगे।